व्यूअर्स, आज के इस वीडियो से आप सभी को मिलने वाली है सिक्कों से जुड़ी हुई एक बहुत ही हटके जानकारी। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आप सभी अपने सिक्कों को बेहतर तरीके से जान पाएंगे और जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं सिक्कों से जुड़े हुए उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको सिक्कों में नज़र आती हैं, क्या उन्हें ऐसे ही बना दिया जाता है या उनके पीछे कोई खास रीज़न होता है या उनकी कोई इंपॉर्टेंस होती है? क्या आप सभी ने इस चीज़ को कभी समझने की कोशिश की है? तो क्लियरली बताऊं तो आज हम कॉइन्स को न्यूमिस्मैटिक्स टर्म में फिजिकली समझने वाले हैं। जिन व्यूअर्स को न्यूमिस्मैटिक्स शब्द का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनको मैं बता देता हूं कि जो सिक्कों की स्टडी और कलेक्शन होती है उसे हम इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो व्यूअर्स, सिक्कों के कॉस्ट और प्राइस के चक्कर में जो सिक्कों की असली इंफॉर्मेशन है वो कहीं खो सी गई है। तो चिल्लर ज्ञान के वीडियो से हम इसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, आज का ये वीडियो भी एक प्रकार का एजुकेशनल वीडियो होने वाला है इंडियन कॉइन्स पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ कॉइन्स को, जिसे समझने के लिए हम मेजरली कंसिडर करके चलेंगे ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स को। एनाटॉमी ऑफ कॉइन्स को हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो कॉइन का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं, उनके पीछे बनाने का क्या रीज़न है, उनको न्यूमिस्मैटिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो व्यूअर्स, जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया के काफ़ी सारे कॉइन्स, और जिन्हें दिखाने का मतलब है आप सभी की ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉइन एनाटॉमी के सभी एस्पेक्ट्स को समझाने का। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली डायग्नोज करते हैं कॉइन्स के सभी फिजिकल एस्पेक्ट्स को। व्यूअर्स, जब भी हम किसी कॉइन को देखते हैं हमें उसकी दो साइड नजर आती है। एक होता है टेल्स, जिसे हम न्यूमिस्मैटिक टर्म्स में रिवर्स साइड कहते हैं, और दूसरा होता है हेड्स, जिसे हम न्यूमिस्मैटिक टर्म्स में ऑब्वर्स साइड कहते हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक्चुअल में कॉइन के तीन साइड होते हैं। थर्ड साइड के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि क्या आप सभी को हेड्स और टेल्स का कंसेप्ट भी क्लियरली पता है या नहीं। अब यहाँ पे मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ब्रिटिश इंडिया के इन कॉइन्स को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किंग और क्वीन के पोर्ट्रेट वाले इस साइड को हेड्स यानी कि ऑब्वर्स साइड कहा जाता है। लेकिन यहीं अगर हम रिपब्लिक इंडिया के किसी भी कमेमोरेटिव कॉइन को देखेंगे, जैसा कि आप सभी नेहरू जी के इस कमेमोरेटिव कॉइन को देख सकते हैं, तो पर्सनैलिटी के पोर्ट्रेट वाले इस साइड को हेड्स ना कहकर टेल्स कहा जाता है, यानी कि कॉइन का रिवर्स साइड। तो ऐसा क्यों? तो व्यूअर्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि किसी भी सिक्के के जिस साइड उस कंट्री का मेन सिंबल होता है, और अगर मेन सिंबल नहीं है तो फिर किंग और क्वीन का पोर्ट्रेट हो, तो उस साइड को हेड्स यानी कि ऑब्वर्स साइड कहा जाता है, और उसका जो ऑपोजिट साइड होता है वो ऑटोमेटिकली टेल्स या फिर रिवर्स कहलाता है। अब अगर आप ब्रिटिश इंडिया के इन कॉइन्स को देखेंगे तो किंग और क्वीन वाले साइड्स को इसलिए हेड्स कहा जाता है। लेकिन यहीं अगर आप ब्रिटिश इंडिया टाइम में 1835 के आना सीरीज के कॉइन को देखेंगे तो आपको उनमें किंग और क्वीन का पोर्ट्रेट नजर नहीं आएगा। तो किंग और क्वीन का पोर्ट्रेट ना होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के इस लायन वाले सिंबल को कंट्री का मेन सिंबल माना जाता है, और इस वजह से ये साइड सिक्के का ऑब्वर्स साइड यानी कि हेड्स कहलाता है। लेकिन यहीं अगर हम रिपब्लिक इंडिया कमेमोरेटिव कॉइन्स को देखें तो ये पर्सनैलिटी के पोर्ट्रेट इंडिया का मेन सिंबल नहीं है, ये जस्ट कमेमोरेशन का सिंबल है जिनकी याद में ये सिक्के जारी किए गए, जैसे ये सिक्के नेहरू जी की याद में जारी किए गए। रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में मेन सिंबल होता है ये, जिसे हम कहते हैं नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया यानी कि अशोक स्तंभ। इसलिए ये थंब रूल बना लीजिए कि जिस साइड अशोक स्तंभ होता है, फिर चाहे वो कमेमोरेटिव कॉइन हो या फिर डेफिनेटिव कॉइन, वो साइड हेड्स यानी कि ऑब्वर्स साइड कहलाता है। और यही रीजन है कि कमेमोरेटिव कॉइन्स के इस साइड को टेल्स कहते हैं, ना कि हेड्स। आई होप आपको इसका रीजन क्लियर हो गया होगा।
तो व्यूअर्स, न्यूमिस्मैटिक टर्म्स में कॉइन का जो तीसरा साइड होता है वो कहलाता है कॉइन का एज, क्योंकि एज कॉइन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो उसके ओवर्ट साइड और रिवर्स साइड को कनेक्ट करता है। ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स और रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स को अगर हम देखें तो जनरली 3 टाइप्स के एजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले टाइप का एज होता है प्लेन एज, जिसे हम स्मूथ एज भी कहते हैं। इस एज में आपको कोई भी डिजाइन नजर नहीं आएगा। ये थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस आपको प्लेन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस सिक्के में देख सकते हैं। सेकेंड टाइप का जो एज होता है, जो हमें यूजुअली देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं रीडेड एज। इसे हम मिल्ड एज भी कहते हैं। इस एज टाइप में आपको काफी सारी कॉन्टिन्यूअस लाइंस नजर आएंगी, जिन्हें हम सेरेशंस कहते हैं, जैसा कि आप इस सिक्के में देख सकते हैं। और थर्ड टाइप का एज होता है सिक्योरिटी एज, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। इस एज टाइप में आपको ओवर्ट्स और रिवर्स साइड के बीच में एक गैप या ग्रूव दिखेगा थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइन, और इस गैप में आपको डिजाइन भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। अब व्यूअर्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि एज की कॉइन में होने की क्या इंपॉर्टेंस है। एज का डिजाइन एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कॉइन्स को फॉर्जरी यानी कि फेक कॉइन्स बनाने से बचाने में, क्योंकि जो सिक्योरिटी एज और रीडेड एज जैसे डिजाइन हैं, उन्हें रेप्लिकेट करना इतना आसान नहीं होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कॉइन के एज से ओरिजिनल और फेक कॉइन्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प होती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कॉइन के रिम की। अक्सर कुछ लोग रिम और एज में कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉइन का जो रिम होता है वो कॉइन के ओवर्स और रिवर्स साइड में जो रेज्ड पार्ट आपको नजर आता है कॉइन के बॉर्डर में, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम रिम कहते हैं। यानी कि जो कॉइन का एज है वो आपको उसे वर्टिकली पकड़ने पे नजर आएगा, लेकिन जो कॉइन का रिम है वो आपको कॉइन को फ्रंट से देखने में नजर आ जाएगा। तो व्यूअर्स, इंडियन कॉइन्स में 3 टाइप्स के रिम डिजाइन आपको यूजुअली नजर आएंगे। तो सबसे पहला होता है प्लेन रिम, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। इस रिम टाइप में जो रिम होता है वो सिंपली रेज्ड होता है विदाउट एनी डिजाइन। सेकेंड टाइप का जो रिम हमें नजर आता है उसे हम कहते हैं टूथ रिम, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। इस रिम टाइप में रिम डिजाइन टीथ शेप का होता है, यानी कि दंत आकार। ऐसा डिजाइन आपको काफी ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में देखने को मिलेगा और कुछ रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में भी। और थर्ड टाइप होता है पॉलीगॉन रिम, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। इस रिम टाइप में रिम सिंपली रेज ना होकर मल्टीपल एजेस की शेप में रेज्ड होता है, जिसे हम पॉलीगन रिम कहते हैं। अब रिम डिजाइन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? देखने में तो ये बहुत छोटा सा पार्ट लगता है कॉइन का, लेकिन इसको डिजाइन करने का बहुत लॉजिकल रीजन होता है। रिम के इस रेज्ड होने की वजह से 2 सिक्कों में बहुत ही अच्छे एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि आप काफ़ी सारे कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख के स्टैक कर सकते हैं, वो भी अच्छी लेंथ तक, जो शायद बिना रिम के ज़्यादा लेंथ तक पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्चुअल में रिम डिज़ाइन को बनाने का पर्पज़ ही यही था। एंशिएंट कॉइन्स में रिम ना होने की वजह से उनको पाइल करना इतना आसान नहीं होता था। सेकेंड और एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज रिम के रेज्ड होने का ये होता है कि स्टैक हुए कॉइन्स का जो सरफेस होता है वो आपस में एग्जैक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, जिससे जो कॉइन का डिज़ाइन होता है उसके घिसने या खराब होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कॉइन के डिज़ाइन रिलेटेड कुछ टर्म्स की और उसमें लिखी हुई वर्डिंग्स के बारे में। कॉइन प्लेंचेट्स या कॉइन ब्लैंक्स पे जब डाई स्ट्राइक की जाती हैं तो कुछ डिज़ाइंस कॉइन्स में उभरे हुए नज़र आते हैं, यानी कि रेज्ड होते हैं, और कुछ एरिया कॉइन का ओरिजिनल प्लेंचेट की तरह प्लेन रहता है। तो जितना भी आप सभी ये फ्लैट एरिया यानी कि प्लेन एरिया देख रहे हैं, इसे हम न्यूमिस्मैटिक टर्म्स में फील्ड कहते हैं। और कॉइन के जितने भी उभरे हुए यानी कि रेज्ड पार्ट्स होते हैं, ये एक कॉमन टर्म के अंदर आते हैं, जिसे हम कहते हैं रिलीफ। रिलीफ वर्ड को एक्चुअल में ज्योग्राफी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोई एरिया बॉटम से कितना उठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एरिया के हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट और वैली पॉइंट को रेफरेंस लेके रिलीफ कहा जाता है। कॉइन्स में जो ये मेन इंस्क्रिप्शंस होती हैं, जिसे हम इजी भाषा में वर्डिंग्स भी कह सकते हैं, जैसे किंग और क्वीन का नाम, कमेमोरेटिव कॉइन्स में
पर्सनैलिटी का नाम, इन्हें हम न्यूमिस्मैटिक टर्म्स में लेजेंड कहते हैं। ये तो की हमने मेन इंस्क्रिप्शंस की बात जिसे हम लेजेंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंस्क्रिप्शंस की। यहाँ पे आप देवनागरी में भारत रुपये देख सकते हैं लिखा गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में इंडिया रुपीज़ लिखा गया है, और यहाँ पे नज़र आता है डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 5। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये है कंट्री का मेन सिंबल यानी कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जिसके नीचे देवनागरी में लिखा गया है सत्यमेव जयते। इसे कहा जाता है नेशनल मोटो ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय सिद्धांत या राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, और हिंदी में अर्थ होता है सत्य की ही सदैव विजय होती है। आइए अब बात करते हैं कॉइन पे मेंशन डेट की। डेट एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कॉइन का, जो आपको बताता है ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन, यानी कि किस साल सिक्का जारी किया गया है। ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में यूजुअली आपको यही पैटर्न नजर आएगा डेट का, और रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स में भी, यानी कि डेट आपको नजर आएगी कॉइन के रिवर्स साइड यानी कि टेल्स में। लेकिन रिपब्लिक इंडिया कमेमोरेटिव कॉइन्स में आपको डेट्स में काफ़ी सारी वेरिएशंस नजर आएंगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पे एक वेरिएशन देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन्ड है स्वामी विवेकानंद का बर्थ ईयर और उनका डेथ ईयर, यानी कि इस सिक्के का ईयर ऑफ द इशू कहीं भी मेंशन नहीं है। सेकंड फॉर्मेट जो आपको डेट का नजर आएगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे इस सिक्के की तरह, यानी कि यहाँ पे राजीव गांधी का बर्थ ईयर और यहाँ पे डेथ ईयर मेंशन्ड है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे डेथ ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन भी है। और तीसरा टाइप जो है वो आपको नजर आएगा इस फॉर्मेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट का स्टार्ट ईयर दिखाया जाता है और कमेमोरेशन ईयर दिखाया जाता है। इन कॉइन्स में अक्सर ये कमेमोरेशन ईयर ही ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन होता है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में बात करते हैं मिंट मार्क्स की। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आप सभी को बताता हूं कि रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में डेट के नीचे आपको नजर आता है मिंट मार्क। इंडियन मिंट और टाइप ऑफ मिंट मार्क्स पे हम डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको ये मिंट मार्क नजर आएगा कॉइन के रिवर्स साइड में यानी कि टेल्स में। लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने सिक्के हैं जिनमें आपको मिंट मार्क नजर आएगा कॉइन के ऑब्वर्ड साइड में यानी कि हेड्स में, जैसा कि आप इन दोनों सिक्कों में देख सकते हैं। ब्रिटिश इंडिया के कुछ सिक्कों से जुड़े मिंट मार्क्स को भी हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है, उन्हें भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। व्यूअर्स, अब मैं आप सभी को कॉइन के मेटल कॉम्पोजिशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताना चाहूंगा। ब्रिटिश इंडिया टाइम से रिपब्लिक इंडिया टाइम तक कई टाइप का मेटल कॉम्पोजिशन नजर आया भारतीय सिक्कों में, यानी कि गोल्ड से लेकर कॉपर तक। यहां पे आप सभी देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया 1 रुपी कॉइन से लेकर रिपब्लिक इंडिया के लेटेस्ट 1 रुपी कॉइन तक सिक्के रखे गए हैं। आप इसे एक प्रकार से एवोल्यूशन ऑफ 1 रुपी भी कह सकते हैं। जैसे इस 1 रुपी कॉइन का मेटल कॉम्पोजिशन था 91.7% सिल्वर। थोड़े टाइम के बाद मेटल कॉम्पोजिशन में थोड़ी सी गिरावट हुई और ये कॉइन बना फिर 50% सिल्वर का। रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स तक आते आते सिल्वर से फर्दर डिग्रेड हो गए निकल मेटल में। निकल मेटल के बाद फिर 1 रुपी कॉइन्स नजर आए कॉपर निकल अलॉय से, यानी कि मेटल कॉम्पोजिशन और गिर गया। और फिर इसके बाद हमें 1 रुपी कॉइन्स नजर आए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से, जो इससे भी कम वैल्यू का मेटल है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेटल कॉम्पोजिशन तो सेम रहा, लेकिन साइज ऑफ द कॉइन गिरता गया। तो ऐसा क्यों होता है? अब आप कहेंगे कि सिक्के का वैल्यू कम हो गया इसलिए। बात सही है, लेकिन इसके पीछे एक डिटेल लॉजिकल रीजन है। हर एक सिक्के का एक फेस वैल्यू होता है और दूसरा होता है मेटल वैल्यू, यानी कि इस सिक्के की फेस वैल्यू तो 1 रुपी है, लेकिन अगर इस मेटल को पिघला दिया जाए तो जो मेटल बनेगा उसकी आज की डेट में क्या कॉस्ट मिलेगी, वो होती है मेटल वैल्यू। तो अब जानते हैं कि आखिर कॉइन्स का साइज छोटा क्यों होता जाता है और उनका मेटल कॉम्पोजिशन भी क्यों सस्ता होता जाता है टाइम के साथ। सपोज कीजिए कि अगर आज की डेट में निकल के ये सिक्के गवर्नमेंट बनाती है और इशू करती है, तो इनका फेस वैल्यू तो 1 रुपये होगा, जिसका मतलब 100 ऐसे सिक्के 100 रुपये फेस वैल्यू के होंगे। इस एक सिक्के का स्टैंडर्ड वेट होता है 10 ग्राम्स, यानी कि 100 ऐसे सिक्के 1 किलो के बराबर के हुए। अब 100 ऐसे सिक्कों को अगर पिघला दिया जाए तो मान लीजिए पिघला के 500 ग्राम का निकल मेटल बनता है। तो आज की डेट में निकल मेटल का प्राइस है 800 रुपये किलो के करीब।
तो हाफ केजी का जो निकल मेटल पिघला के निकल के आया वो हुआ लगभग 400 रुपए का। यानी कि इस हिसाब से मेटल वैल्यू हुई 4 गुना फेस वैल्यू के। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई मार्केट में इन 100 सिक्कों का सामान क्यों लेगा? सभी लोग इनको पिघला के प्रॉफिट कमाने लगेंगे 300 का, और धीरे धीरे सिक्के सर्कुलेशन से खत्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से सिक्कों का जो साइज है और मेटल कॉम्पोजिशन है वो टाइम के साथ गिरता जाता है, ताकि जो उनकी फेस वैल्यू है उनकी मेटल वैल्यू से कभी कम ना हो। तो है ना व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आप सभी को सिक्कों से जुड़ी हुई आज की ये खास जानकारी, जिसे सिक्कों से रिलेटेड कई पहलू को आप न्यूमिस्मैटिक टर्म्स में जान पाए और उनके पीछे की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आपको पहले से पता होगी, लेकिन काफ़ी सारी एडिशनल नॉलेज मेरे हिसाब से आपको ज़रूर जानने को मिली होगी आज के इस वीडियो से। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए नई और इंटरेस्टिंग थी, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको मिलते रहे चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी जान पाएं कॉइन एनाटॉमी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जस्ट चिल्लर।